हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और ये है मेरे पास आप लोगों का इकोनॉमिक्स का जो आज एग्ज़ाम हुआ है। उम्मीद है काफ़ी अच्छा हुआ होगा और उसका मैं सॉल्यूशन आपको बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है कि इन द एनुअल बजट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट अप डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट ऑफ 65,000 करोड़। अब गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, यानी कि प्राइवेटाइजेशन कर रही है, ठीक है। अब इसको आपको बताना है, जब गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन कर रही है तो हमारी गवर्नमेंट की जो एसेट्स होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। तो कहीं भी आपको डिक्रीज़ इन एसेट्स नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी कि यहाँ पर इसका आंसर होगा ए। सेकंड वाले क्वेश्चन में आपको असर्शन और रीज़न दे रखा है। असर्शन में दे रखा है कि जो हमारा बीओपी है वो सरप्लस में होता है अगर ऑटोनोमस रिसीप्ट, अब रिसीप्ट अगर ज़्यादा है पेमेंट से तो वो हमेशा सरप्लस होगा। तो यहाँ पे आपका ये असर्शन भी सही है और रीज़न भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, यानी कि इसका आंसर था ए। फिर आपको थर्ड अगेन एक स्टेटमेंट दे रखा है, द इंड्यूस कंजप्शन शोज द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन और इनकम। अब ये आपका इंड्यूस कंजप्शन और कंजप्शन फंक्शन, ठीक है। फिर आपका विद अ सर्टेन इंक्रीज इन इनकम इंड्यूस कंजप्शन ऑल्सो इंक्रीजेस। तो यहाँ पे ये दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं। फिर आपको दे रखा है फोर्थ, मिस इकरा अंसारी एक टीचर हैं जो एक्सप्लेन कर रही हैं क्लास में टाइप्स ऑफ डिपॉजिट के बारे में। अब उन्होंने कहा दीज डिपॉजिट फॉर्म ए पार्ट ऑफ M1 मेजर ऑफ सप्लाई एंड आर पेबल ऑन डिमांड। अब डिमांड पर पेबल होता है। अब इसमें आपको बताना है कि ये डिमांड डिपॉजिट है, टाइम डिपॉजिट है या पोस्ट ऑफिस। जब चाहो तब पैसा निकाल सकते हो और M1 में आता तो M1 इक्वल टू करेंसी प्लस DD प्लस OD। तो इसका आंसर था डिमांड डिपॉजिट। फिर आपको दे रखा है एज पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो रिपोर्ट आई है 22 जून की, उसमें दे रखा है नेट फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ने रिकॉर्ड किया है आउटफ्लो इतने का, ठीक है। अब पोर्टफोलियो की बात हो रही है, यानी कि ये जो ट्रांजैक्शन है वो किसका है। सबसे पहली बात तो ये हमारा कैपिटल का ट्रांजैक्शन है, यानी कि ये दोनों तो हमारे ए और बी तो चले गए। अब ये जो पोर्टफोलियो है ये आउटफ्लो हो रहा है। आउटफ्लो यानी कि आपके पास से पैसा जा रहा है। अब जब आपके पास से पैसा जाएगा तो हमारा डेबिट साइड का पार्ट बनेगा, यानी फिफ्थ का होगा डी। फिर है आपका अगेन सिक्स वाला स्टेटमेंट 1, GDP इज द सम टोटल ऑफ ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस एडेड बाय ऑल सेक्टर ड्यूरिंग फिस्कल ईयर। सही है स्टेटमेंट। GDP इज इक्वल टू द एक्सेस वैल्यू ऑफ आउटपुट ओवर इंटरमीडिएट कंजप्शन। अब ये भी आपका फॉर्मूले के हिसाब से सही है, तो इसका आंसर बी भी कर सकते हैं और सॉरी बी नहीं सी कर सकते हैं, दोनों स्टेटमेंट सही है। और करके दे रखा है, ये मैंने आपको बताया था कि जो फर्म है वो गुड्स एंड सर्विस दे रहे हैं और जो हाउस होल्ड है वो फैक्टर पेमेंट की बात हो रही है, स्पेंडिंग की बात हो रही है, यानी पैसा जाएगा। तो ये हमारा कौन सा फ्लो है, मनी फ्लो है। सेवेंथ क्वेश्चन में आपको एक्सपोर्ट दे रखा है, इंपोर्ट दे रखा है, बैलेंस ऑफ ट्रेड निकालना है। तो आपको सिंपल क्या करना है, 20 से 21, तो 20 में जो आएगा वो हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा है 200 से और 21 में भी हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये 200 से ज़्यादा है और यहाँ पर ये 150 और 100 250 यानी 50 आएगा, इंक्रीज हुआ 50, यानी इसका आंसर होगा सी। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, इन ऑर्डर टू टैकल प्रॉब्लम ऑफ राइजिंग जनरल प्राइस लेवल। अब जो जनरल प्राइस लेवल है वो बढ़ रही है, गवर्नमेंट इसमें सरप्लस बजट में क्या कर सकती है। यहाँ पर हमारा इसका आंसर आप प्राइस स्टेबिलिटी भी कर सकते हो और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम भी कर सकते हो। 9th आपको दे रखा है असर्शन एट द ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम, जो वैल्यू ऑफ APC होती है वो क्या 0 होती है और सम ऑफ APC एंड APS इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो ये दोनों ही हमारे सही हैं और इसका एक्सप्रेशन भी। डैश रेफर टू द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड विच कैन बी मीट बाय द करस्पॉन्डिंग सप्लाई इन द इकोनॉमी। तो यहाँ पर अगर आपने आंसर ऑटोनोमस कंजप्शन किया है तो भी सही है और इफेक्टिव डिमांड किया है तो भी सही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद ये रखा है 10th A, इन एन इंडियन इकोनॉमी आर इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड एक्ट्स एज लीगल टेंडर। अब लीगल टेंडर हमारा क्या हो सकता है, लीगल टेंडर हमारा कॉइन्स ऑफ ऑल डिनोमिनेशन, करेंसी नोट्स भी हो सकता है, डिमांड डिपॉजिट उसी को हम कहते हैं। तो इसका आंसर फर्स्ट और सेकंड कर सकते हैं। डैश फॉर्मुलेट्स द मॉनेटरी पॉलिसी इन द इकोनॉमी। कौन बनाता है हमारी इकोनॉमी की मॉनेटरी पॉलिसी, हमारी सेंट्रल बैंक बनाती है या गवर्नमेंट बनाती है। मॉनेटरी पॉलिसी की बात हो रही है तो सेंट्रल बैंक। उसके बाद आपको क्वेश्चन 11th में आपको NDPFC निकालना है। अब NDPFC कैसे निकलेगा, देखिए सबसे पहले यहाँ खर्चे की बात हो रही है तो गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, फिर हाउस होल्ड फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर दे रखा है, दोनों को ऐड करना था।
उसके बाद आपको दे रखा है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अब फिक्स दे रखा है तो यहाँ पर जो चेंज इन स्टॉक है उसको भी हम ऐड कर देंगे। उसके बाद आपको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दे रखा है, एक्सपोर्ट ज़्यादा इंपोर्ट कम है तो उसको भी हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आपको इसको प्लस करना था 2000, इसको प्लस करना था 1500 और ये 1000। अब इसमें ये भी हमारा हो जाएगा 300। एक्सपोर्ट 500 प्लस करेंगे इंपोर्ट माइनस करके। इतना करने के बाद हमारा आएगा जीडीपी एमपी और हमें निकालना है एनडीपीएफसी। तो इसमें से ये आपका डेप्थ दे रखा है कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, ये आप माइनस कर दोगे, ठीक है। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स आपको दे रखा है, इसको भी आप क्या कर दोगे, एमपी से एफसी में जाना है, ठीक है। अब एमपी से एफसी में जाना है तो इसके हिसाब से ट्रीटमेंट करके आपका आंसर आ जाएगा। फिर आपका दे रखा है 12th ए, अंडर द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज सिस्टम सेंट्रल बैंक डज नॉट इंटरव्यू इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। यहाँ पे आपको बताना है, यहाँ पे देखिए फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है, ठीक है, लेकिन मार्केट इंटरफेयर करती है गवर्नमेंट जब मैनेज फ्लोटिंग हो जाता है। मैनेज फ्लोटिंग की बात हो रही है। आपको बताना है इम्पैक्ट ऑफ होम करेंसी डेप्रिसिएशन ऑन द एक्सपोर्ट, तो आप अपनी चॉइस से किया होगा। प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन यहाँ पे एक्सप्लेन करना था, वो न्यूमेरिकल एग्जांपल से। फिर आपको बताया गया कि इकोनॉमी में एक्सेंटेड डिमांड इज मोर देन एक्सेंटेड सप्लाई, यानी कि एडी इज ग्रेटर देन एएस होगा। तो ये आपने लिख दिया हुआ कि इसमें क्या क्या होगा, इम्पैक्ट क्या होगा, 4 नंबर में आया, बहुत अच्छी बात है। फिर आपको एक न्यूमेरिकल दे रखा है कि एमपीसी फ्रॉम 75% टू 90% एंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट दे रखा है 1000 करोड़। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इंक्रीज इन इनकम निकालनी है। अब इंक्रीज इन इनकम हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो मैंने आपको के वाली दो कंडीशन बताई थी, के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई और के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपी, उसके बारे में लिखना था। आपको डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल देने थे, ये तो काफ़ी इजी आ गया। आपको डायरेक्ट टैक्स की डेफिनेशन लिखनी थी। फिर आपको देखा है मैनी गुड्स और सर्विस विच में कॉन्ट्रीब्यूट टू वेलफेयर बट आर नॉट इंक्लूडेड इन एस्टिमेशन टू जीडीपी। अब आप यहाँ पे लिमिटेशंस की बात करनी थी, लिमिटेशंस की बात करनी थी, कोई सी भी 2 लिमिटेशंस कर सकते थे। फिर आपको फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट्स के एग्जांपल लिखने थे। फाइनल गुड्स हमारे कौन से गुड्स होते हैं, जो हमारी बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुके, जो नहीं करें वो हमारे इंटरमीडिएट होते हैं। फिर आपको एक सुटेबल न्यूमेरिकल एग्जांपल लेना था, रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी क्या होता है। रियल जीडीपी जो Q इंटू P होता है, उसमें प्राइस हमारा कांस्टेंट रहता है और इसमें हमारा करंट रहता है। नॉर्मल रेसिडेंट के बारे में बताना था, वो इंसान जो हमारी कंट्री में रहता है और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहीं लाइज करता है, वो हमारा होता है नॉर्मल रेसिडेंट। फिर आपको ये प्यारी सी केस स्टडी दे रखी है जिसमें पूरा CRR के बारे में दे रखा है। अब रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट वो रेट होती है जहाँ पे हमारी जो कॉमर्शियल बैंक है वो RBI से लोन लेती है कम समय के लिए, ठीक है। फिर आपको मॉनेटरी पॉलिसी और कमेटी के बारे में बताना था, अगर इसका इंपैक्ट इंक्रीज होता है तो क्या होगा, डिक्रीज होता है फिर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड के बारे में जब कॉल होता है तो इसमें से कौन सा सही नहीं है। इंडिया सफर्ड फ्रॉम लार्ज ट्रेड डेफिशिएट, भाई इंडिया को ट्रेड डेफिशिएट नहीं हुआ था, सबसे पहली बात ट्रेड सरप्लस हुआ था, ठीक है। तो इसका आंसर है आपका ए, इनमें से कौन सा सही नहीं है। डैश इज अ प्रोसेस विच इंक्लूड ऑल द एक्टिविटी फ्रॉम सोइंग टिल सेल ऑफ द फाइन। अब यहाँ पे ये हमारी कौन सी बात हो रही है, यहाँ पे हमारी बात हो रही है एग्रीकल्चर मार्केटिंग की, यानी इसका आंसर होगा डी। डैश हैव इमर्ज एन इम्पोर्टेंट माइक्रो फाइनेंस सिस्टम एंड लीड टू वुमेन एम्पावरमेंट, ये आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप है। उसके बाद आपका असर्शन था ह्यूमन कैपिटल इज नॉट ट्रेड इन द मार्केट हाउएवर सर्विसेज ट्रेड, ये सही है क्योंकि ह्यूमन कैपिटल इंटेंजिबल, ये दोनों ही सही है, यानी कि इसका आंसर है हमारा ए। फिर आपका कहाँ गया, ये और करके दे रखा है स्टेटमेंट है, चाइना इंट्रोड्यूस स्ट्रक्चरल इकोनॉमी रिफॉर्म्स ऑन इट्स ओन विदाउट एनी प्रेशर। स्कॉलर्स आर्ग्यू दैट इंडिया इकोनॉमिक रिफॉर्म प्रोसेस लीड टू वर्सनिंग ऑल द इकोनॉमिक इंडिकेटर। यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही है आपका, दूसरा नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट द बेनिफिट गोल्डन रेवोल्यूशन, जो आपका गोल्डन रेवोल्यूशन हुआ था मिल्क का हुआ था, इनमें से कौन सा बेनिफिट नहीं हुआ था। इनकम इंक्रीज हुआ था, मिल्क का ये भी हुआ था, प्रोडक्शन। अब इसका आंसर आप सी और डी जो भी लगाया हो आपका दोनों सही है आपके। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है, ये आपको डाटा दे रखा है। सबसे पहली बात, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे कब हुआ था, 1850 में हुआ था। टेस्को 1907 में आई थी, गलत है। करेक्ट पेयर चूज करना है तो ये पहला वाला ही आपका करेक्ट पेयर है। अब यहाँ पर आपका इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे इंडिया 1850, ये भी सही दे रखा है। ओपनिंग ऑफ स्यूज कैनल 1869, ये भी सही दे रखा है। तो आपको क्वेश्चन में करना क्या था, अच्छा इनकरेक्ट पेयर बताना है। इनकरेक्ट पेयर है आपका ये टेस्को आपका 1907 में आया था, बी इनकरेक्ट पेयर है। चाइना ने इनिशिएटिव किया था 1958 में, क्या किया था 1958 में चाइना ने ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन चलाया था, तो इसका आंसर होगा डी। और करके दे रखा है एक्ट एज अ मेजर ऑफ द एक्सटेंट ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टीशन बचाता है, तो ये हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। उसके बाद इन एन इकोनॉमी व्हेन द रेट ऑफ रिसोर्सेज एक्सट्रैक्शन इज लोअर देन द रेट ऑफ रीजनरेशन। अब यहाँ पे जितने जिस हिसाब से उसे काटा जा रहा है उस हिसाब से जनरेट नहीं होता, यानी कि हमारा जो कैरिंग कैपेसिटी है उसको ख़त्म किया जा रहा है, यानी कि इसका आंसर होगा सी।
फिर आपका दे रखा है स्टेट नंबर 1 अमंगेस्ट इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान, चाइना इज द लार्जेस्ट नेशन एंड द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, ये स्टेटमेंट सही है। वन चाइल्ड पॉलिसी इंट्रोड्यूस इन द लेट 1970 चाइना लीड टू अ कंसिडरेबल डिक्लाइन, ये भी सही है, दोनों ही स्टेटमेंट हमारे ट्रू हैं। उसके बाद आपको ये डाटा दे रखा है, डाटा के हिसाब से आपको पता लगाना था कि क्या चीज़ आपको करनी है। चाइना वाज एबल टू मेंटेन नियर डबल डिजिट ग्रोथ ड्यूरिंग 80, ऐसा सही है, ये पढ़ के बता रहा था, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था। इसमें से आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है, तो इस डाटा को पढ़ने के बाद बताना है कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। देखो, चाइना ने डबल डिजिट ग्रोथ करी 1980 से, तो ये देखिए चाइना ये रहा, क्या डबल डिजिट। पाकिस्तान वाज अहेड ऑफ इंडिया डूइंग 1980 टू 2070, पाकिस्तान 6.3, इंडिया कम है, इंडिया यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। तो ए और बी दोनों में से सब जो सुटेबल लगे वो कर सकते हो। यहाँ पे ये सोलर पैनल आपको दिखा रहा है, सोलर पैनल के बारे में आपको लिखना था। उसके बाद मेरिट डिमेरिट आपको लिखनी थी ग्रीन रेवोल्यूशन की, वो आपने लिख दी होगी, क्योंकि हर जगह सेम इफेक्ट नहीं हुआ था, कुछ एरिया में ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, कुछ एरिया में नहीं हुआ था। फिर देखिए जिस इंडिकेटर्स की बात करी थी उस इंडिकेटर्स को दे रखा है तीनों कंट्री के बारे में, और फिर आपको बताना था कि कौन सा इंडिकेटर सही है, हेल्थ का इंडिकेटर कैसा है। फिर आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग हमारी वो फार्मिंग होती है जहाँ पे नेचुरल रेट से फार्मिंग की जाती है, नेचुरल फार्मिंग होती है, किसी भी केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ नहीं किया जाता। फिर वर्कर पॉपुलेशन रेशियो हमारा क्या होता है, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो होता है कि कितने लोग काम कर रहे हैं अपॉन टोटल वर्किंग पॉपुलेशन, उसके हिसाब से। तो ये आपका जो चैप्टर जो पेपर है वो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा ईजी है, जितना एक्सपेक्ट नहीं किया था। और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका पेपर कैसा हुआ और मैंने जो बताया था वो आया था ना या नहीं, ये भी बताइएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।